वेलकम टू सिंपल बायोलॉजी चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर सबसे पहले एनिमल जो है वो फूड को कंज्यूम करता है और कंज्यूम करके उस फूड में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स है उनको यूटिलाइज करता है। फूड में प्रेजेंट जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उनको यूटिलाइज करता है। तो इसके अंदर न्यूट्रिशन इन एनिमल पूरे चैप्टर के अंदर सबसे पहले न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, मोड ऑफ इनटेक क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ में ही एनिमल इसे किस तरह से यूटिलाइज करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एनिमल जो है वो किन से भोजन लेता है? तो एनिमल जो है वो सबसे पहले फूड जो है वो प्लांट से भी ले सकता है और अदर जो एनिमल्स है उनसे भी ले सकता है। तो दोनों से भोजन ले सकता है, प्लांट से भी वो अपना भोजन ले सकता है और एनिमल से भी भोजन ले सकता है। और उस भोजन को लेने के तरीके जो है वो डिफरेंट एनिमल्स में या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे सकिंग, साइफनिंग, चूइंग, swallowing, स्क्रैपिंग और कैप्चरिंग। सकिंग जो है वो ह्यूमन इन्फेंट भी सकिंग के थ्रू भी मिल्क लेता है। हमिंग बर्ड में होती है सकिंग और बीज में होती है, और ये दोनों जो है वो नेक्टर लेने के लिए सकिंग यूज करते हैं। तो इनका फूड क्या होता है? नेक्टर होता है। वही मॉस्किटो और लाइस की बात करें तो ये फूड में ब्लड लेते हैं और ब्लड भी सकिंग के थ्रू लेते हैं। साइफनिंग जो है वो हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई में होती है, और चूइंग जो है वो आंट में, स्नेक और पाइथन में स्वेलिंग होती है। स्नेल जो है उसमें स्क्रैपिंग और ईगल जो है वो कैप्चरिंग पकड़ता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फीडिंग के मेथड है। कोई सकिंग के थ्रू करता है, कोई साइफनिंग के थ्रू, चूइंग के थ्रू, स्वेलिंग के थ्रू, स्क्रैपिंग के थ्रू और कैप्चरिंग के थ्रू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा? डाइजेशन इन ह्यूमन। उसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन में आप जो भी फूड लेते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं और उन्हीं कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये जो है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो फूड में कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स लेते हैं हम फूड में, प्रोटीन और फैट। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो है या कंपोनेंट्स जो है उसको तोड़ा जाता है किसके थ्रू? डाइजेशन के थ्रू। कार्बोहाइड्रेट तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइनो एसिड में। ठीक है, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइनो एसिड में। और फैट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड प्लस ग्लीसरोल में। फैट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फैटी एसिड में और ग्लीसरोल में। तो डाइजेशन के थ्रू क्या किया जाता है? इन्हीं कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को तोड़ा जाता है ग्लूकोज में, अमाइनो एसिड में और ग्लीसरोल में। इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। इसमें एक कॉन्टिन्यूअस कैनाल सिस्टम होता है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसी एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें है बकल कैविटी, फिर है ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। इन्हीं सभी को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल किसकी बनी हुई है? इसी की बनी हुई है। तो ये पूरी जो है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, और इसी को हम डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं। और इसी में कुछ सिक्रीटरी ग्लैंड्स जो होती है वो भी अपना रोल प्ले करती है डाइजेशन के अंदर। तो सिक्रीटरी ग्लैंड्स प्लस एलिमेंट्री कैनाल दोनों को मिलाकर जो हमारा सिस्टम बनता है उसी को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। आगे हम सिक्रीटरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सिक्रीटरी ग्लैंड्स में हम मेनली सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, लीवर और पेनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। तो डायग्राम से हम एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड है उसकी मूवमेंट को देख लेते हैं। तो ये हमारा माउथ रीजन है, तो ये माउथ से भोजन को लिया जाएगा, फिर यहाँ से ये बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में आ जाएगा। यहाँ पर टिथ की हेल्प से उसी भोजन को चबाया जाएगा, फिर उसमें सलाइवा मिक्स होगी और फिर इसको निगला जाएगा। निगलने पर ये जिस पाइप में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप या फिर इसोफेगस बोलते हैं। ये क्या कहलाती है? फूड पाइप या इसोफेगस कहलाती है। इसी फूड पाइप में या फिर इसोफेगस में इसकी जो वॉल है उसमें मूवमेंट होती है, जिससे ये भोजन जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा।
और फिर ये किस में पहुंचेगा, स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक से फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें जाएगा फूड। और यहाँ से फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और फिर यहाँ से ये फूड रेक्टम और एनस से रिमूव कर दिया जाएगा, एनस से। इसी को हम इजेशन कहेंगे। तो हमने अभी तक पूरी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डायग्राम के थ्रू समझ लिया है कि ये स्टार्ट होती है कहाँ से, माउथ से या बक्कल कैविटी से, और बक्कल कैविटी से लेकर एनस तक का रीजन जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। एलिमेंट्री कैनाल में भी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बक्कल कैविटी के बारे में। और बक्कल कैविटी में भी हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पढ़ेंगे वो है टिथ और टंग के बारे में। टिथ यहाँ पर 2 टाइप्स के लिखे हुए मैंने, मिल्क टिथ और परमानेंट टिथ। तो बच्चे में जो इनिशियली जो टिथ आते हैं वो मिल्क टिथ होते हैं, और 7 से 8 की एज में आने पर उसके जो मिल्क टिथ है वो टूटने लगते हैं, और फिर जो टिथ आते हैं वो परमानेंट टिथ होते हैं। ये परमानेंट टिथ भी किसी रीजन की वजह से टूट सकते हैं। तो यहाँ पर जो ह्यूमन में टिथ है वो 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर। चारों जो टिथ होते हैं उनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। इंसीजर का काम होता है फूड को कट करना और बाइट करना। कैनाइन का काम होता है पियर्सिंग और टीयर करना। और प्री मोलर और मोलर जो है वो फूड को चू और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। इनको अगर हम डायग्राम की हेल्प से समझे तो अगर ये हमारा लोअर जो है और इसको हम मिड में से कट कर रहे हैं, तो इधर हमारे 2 इंसीजर्स होंगे, ठीक है। एक कैनाइन इधर भी होगा, एक कैनाइन इधर होगा। 2 प्रीमोलर्स होंगे, इधर भी 2 प्रीमोलर होंगे। और 3 हमारे क्या होंगे, मोलर होंगे। 3 हमारे मोलर होंगे, इधर भी हमारे 3 मोलर होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आया 2 1 2 3 का। इधर भी फॉर्मूला है 2 1 2 3 का। यानी लोअर जो में टोटल टिथ कितने हो गए, 18। और अपर जो में भी कितने हो जाएंगे, 18। तो कुल मिलाकर टिथ कितने होते हैं, 32 टिथ होते हैं। तो परमानेंट टिथ जो है उनका नंबर कितना होता है, 32 होते हैं। और फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, 2 1 2 3। और ये फॉर्मूला किस में होगा, ह्यूमन में होगा। हैं, एक तो है इंजेशन और दूसरा है इजेशन। इंजेशन जो है, इनसे ही पता चल रहा है, इसमें फूड जो है उसको बॉडी में लिया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। और इजेशन जो है उसमें जो वेस्ट है यानी फीकल मैटर है उसको रिमूव किया जाता है एनस के थ्रू। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है। इंजेशन में हम फूड को लेंगे और इजेशन में जो भी वेस्ट है उसको बॉडी से रिमूव करेंगे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टंग के बारे में। टंग जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि फ्रंट में फ्री होता है, फ्री एट द फ्रंट। और बैक साइड से ये अटैच होता है बक्कल कैविटी से। बैक साइड से ये किससे अटैच होगा, बक्कल कैविटी से अटैच होता है। जो टंग है उसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू भी आया हुआ है। इसके फंक्शंस में सबसे पहले है कि जो माउथ है उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, और यही सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा को सिक्रीट करती है, और उस सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने का काम कौन करता है, टंग करता है। तो टंग जो है वो सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने का काम करता है। उसी के साथ में टंग जो है वो टॉकिंग में यूज आता है और टेस्ट में यूज आता है। अब टेस्ट में कैसे यूज आता है, किसी भी फूड का जो हमें स्वाद आता है वो टंग पर प्रेजेंट जो टेस्ट बर्ड होती है उसकी वजह से आता है। टंग पर क्या प्रेजेंट होती है, टेस्ट बर्ड होती है, और उन्हीं की वजह से हमें टेस्ट आता है। अब हम इन टेस्ट बर्ड को देख लेते हैं, टंग पर कौन कौन सी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है। टंग पर प्रेजेंट टेस्ट बर्ड की वजह से अलग अलग टेस्ट जो है, फूड के अलग अलग टेस्ट हमें फील होते हैं। जो फ्रंट है उसमें प्रेजेंट जो टेस्ट बर्ड है उसकी वजह से मीठा टेस्ट आएगा, फिर साइड में सॉल्टी यानी नमकीन, फिर खट्टा टेस्ट आएगा, और सबसे लास्ट में टंग का जो रीजन है उससे आपको कड़वा टेस्ट फील होगा, बीटर।
माउथ में ही अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च का पाचन करता है, यानी डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। तो स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है? माउथ रीजन में स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्च जो है वो आपको पता होगा कि जो बॉइल्ड राइस होते हैं उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। वही अगर फूड को चू कर लिया गया है, चबा लिया गया है, तो उसमें आपको स्टार्च नहीं मिलेगा। तो एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है एनसीईआरटी में, स्टार्च की प्रेजेंस है या नहीं है। तो उस टेस्ट में, उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? उस टेस्ट को बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। क्या बोलते हैं? आयोडीन टेस्ट। उसमें कलर चेंज हो जाएगा, ब्लूइश ब्लैक कलर हो जाएगा अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? इसोफेगस की बात कर रहे हैं, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। इसोफेगस को ही हम क्या कहते हैं? फूड पाइप, क्योंकि इस पाइप से क्या गुजरता है? फूड गुजरता है। और ये जो फूड पाइप है ये नेक से चेस्ट रीजन तक है। इसमें फूड पाइप की वॉल में मूवमेंट होने की वजह से फूड जो है वो नीचे की तरफ जाता है और स्टमक तक पहुंचता है। अगर इसी फूड को स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये वॉमिट कर लिया जाता है, वॉमिटिंग के फॉर्म में वापस माउथ से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टमक के बारे में। तो अभी हमने डायग्राम में देखा था कि स्टमक कैसा दिखाई दे रहा था? यू शेप्ड दिखाई दे रहा था, ऐसा था स्टमक। ठीक है, ये यू शेप दिखाई दे रहा था स्टमक। स्टमक जो है उसकी वॉल कैसी होती है? थिक होती है, थिक वॉल बैग होती है। और ये एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है, सबसे चौड़ा पार्ट होता है। इसकी इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक जो है वो क्या क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस को, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और डाइजेस्टिव जूसेस को। अब इस म्यूकस का, HCl का और डाइजेस्टिव जूस का क्या फंक्शन है वो हम देखेंगे। और ये भी एज अ PYQ पूछा जा चुका है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टमक का जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। म्यूकस का क्या काम है? ये जो है इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वही HCl जो है वो फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल करेगा और साथ में ही एसिडिक मीडियम बनाए रखेगा। और ये एसिडिक मीडियम जो है वो हेल्प करता है डाइजेस्टिव जूस को अपना फंक्शन करने में। और ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं? तो प्रोटीन को ब्रेक करेंगे, और ये प्रोटीन किस में टूटेगा? टूट कर बनाएगा अमाइनो एसिड। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर इंटेस्टाइन जो है वो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फैक्चुअल है, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। ये क्या करती है? इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियास। लीवर से तो क्या लेगी? बाइल जूस लेगी, और पेनक्रियास से क्या लेगी? पेनक्रियाटिक जूस लेगी। और ये दोनों जो सिक्रीशंस है वो फूड को पार्शली डाइजेस्ट करेंगे। उसके अलावा इसकी वॉल से भी एक सिक्रीशन होता है जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। और ये इंटेस्टाइनल जूस जो है उससे डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, फूड जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा। इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। जो हमने अब पढ़ा था अभी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट फाइनली अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमाइनो एसिड में, और फैट फैटी एसिड प्लस ग्लीसरोल में। फैट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फैटी एसिड प्लस ग्लीसरोल। तो फाइनली जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इन दोनों ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं, लीवर के बारे में भी और पेनक्रियास के बारे में भी। दोनों की पोजीशन देख लेते हैं डायग्राम के अंदर कि लीवर कहाँ प्रेजेंट है और पेनक्रियास कहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये है लीवर। तो ये लीवर जो है ये ये हमारा स्टमक है, उसकी अपर साइड में है, ऊपर की तरफ पे, और राइट साइड में प्रेजेंट होता है लीवर। और वही जो स्टमक है उसके नीचे की तरफ ये येलो येलो जो दिखाई दे रहा है वो हमारा पेनक्रियाज है, जो स्टमक के नीचे की ओर प्रेजेंट होता है। ये आपको रेडिश दिखाई दे रहा है, और वैसे तो ये येलो बताया हुआ है लेकिन ये क्रीम कलर का होता है। तो ये रेडिश ब्राउन होता है और ये क्रीम कलर का होता है। लीवर सिक्रीट करेगा बाइल जूस को।
यही बाइल जूस जाकर कहाँ स्टोर हो जाएगा, गोल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाएगा टेम्पररी। ठीक है, और फिर यहाँ से जब डाइजेशन करना होगा तब ये यहाँ पर चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं लीवर के बारे में और पेनक्रियास के बारे में। लीवर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, और जो एब्डोमेन होता है उसके अपर पार्ट में कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट साइड में प्रेजेंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ये बाइल जूस को सिक्रीट करती है। उसी के साथ में ये जो बाइल जूस है उसका क्या काम है, फैट को डाइजेस्ट करना। नेक्स्ट हम देखेंगे पेनक्रियास के बारे में। पेनक्रियास कैसी स्ट्रक्चर होती है, क्रीम कलर ग्लैंड होती है जो कि स्टमक के नीचे की तरफ प्रेजेंट है। ये पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पेनक्रियाटिक जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करता है, फैट को भी करता है और प्रोटीन को भी करता है। तो तीनों को डाइजेस्ट करने का काम करता है पेनक्रियास। नेक्स्ट हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। क्योंकि डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में, इनिशियली तो पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस ने डाइजेशन पार्शली डाइजेस्ट किया था, उसके बाद में इंटेस्टाइनल जूस ने कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लिया है। तो अब वो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स जो है वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गए। अब बॉडी उसको ले सकती है, बॉडी उसको यूटिलाइज कर सकती है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पर स्टार्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में एक विली लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये विली लाइक स्ट्रक्चर एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ है, वो इस तरह से निकली हुई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन पर। और इसी विली लाइक स्ट्रक्चर से एक थिन ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती है। तो ये क्या करेगी विली, ये अंदर जो भी डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगी, और फिर यहाँ से वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, और ब्लड से ये डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचेगा और ये ऑर्गन उसे यूज कर पाएंगे। यही जो विली है ये क्या करती है, वॉल के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम भी करती है। तो एब्जॉर्प्शन में किसका रोल है, मेनली विली का रोल है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड passes into the blood vessel in the wall of intestine and this process is called absorption। तो डाइजेस्टेड जो फूड है वो विली की हेल्प से ब्लड स्ट्रीम तक रीच करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा असिमिलेशन। असिमिलेशन में क्या किया जाता है कि जो विली ने हेल्प की है, जो विली की वजह से एब्जॉर्प्शन हुआ है, वही एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस जो है वो ऑर्गन क्या करेगा, उसे यूटिलाइज करेगा और उससे क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाएगा, प्रोटीन वगैरह बनाएगा। इसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो एसिमिलेशन में क्या करती है, बॉडी यूटिलाइज करती है उन्हीं सिंपल सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, असिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइड तो होती है लेकिन लेंथ इसकी कम है, 1.5 मीटर लॉन्ग ही है। इसका क्या काम होता है, इसका ये काम होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना, और बाकी जो बचेगा अनडाइजेस्टेड वो कहाँ चला जाएगा, वो रेक्टम में जाएगा और फिर वहां से एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल या फिकल मैटर है उसको रिमूव करना क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स कौन कौन से हैं, काऊ है, बफेलो है, डियर है, ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स है। ये सबसे पहले ग्रासेस को क्या कर लेते हैं, निगल लेते हैं, और ये जाकर कहाँ स्टोर हो जाती है, रुमन में जाकर स्टोर हो जाती है, जो कि स्टमक का ही पार्ट है। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये रुमन है, उसमें जाकर स्टोर हो जाता है, और इसी रुमन में ये फूड जो होता है वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, जिसे हम कर्ड कहते हैं। यही कर्ड जो है वो माउथ में जाएगा और वहां पर ये जो एनिमल्स है उनको चबाएंगे, चू करेंगे। इस पूरी प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। और क्योंकि इनमें रूमिनेशन की प्रोसेस होती है, डाइजेशन जो है उसमें रूमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इन्हें हम रूमिनेंट्स भी कहते हैं। जो हम ग्रासेस की बात करें उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसे हम सेल्यूलोज कहते हैं।
सेल्यूलोज जो है वो एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और इस सेल्यूलोज को ह्यूमन भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं और कई अदर एनिमल्स भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। बट ये रूमिनेंट्स में एक स्पेशल पार्ट होता है सिकम, जिसमें कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल्यूलोज के डाइजेशन को इजी बना देते हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा जो होता है वो बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म है। इस स्मॉल ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन कैसे कंप्लीट होता है, तो इसमें एक सूडोपोडिया नामक स्ट्रक्चर होती है। तो इस सूडोपोडिया जो है वो एक तरह की आउटग्रोथ है जो कि इसकी वॉल से बाहर निकली हुई है। जैसे ही अमीबा किसी भी फूड पार्टिकल को सेंस करता है तो ये सूडोपोडिया उस फूड पार्टिकल को घेर लेगी और उससे घेर कर उसके चारों तरफ वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना देगी, फिर उसको अंदर इनग्लफ कर लेगी। अब इसी फूड वैक्यूल के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस है वो सिक्रीट होंगे, फिर इसका डाइजेशन कंप्लीट होगा। और जैसे डाइजेशन कंप्लीट हो गया उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है वैक्यूल के ही फॉर्म में। ये इसी तरीके से डाइजेशन कंप्लीट होता है अमीबा में। तो ये अमीबा में डाइजेशन बहुत ही इजीली है। सूडोपोडिया इसमें हेल्प कर रही है। फूड वैक्यूल में ही जितने भी एंजाइम्स वगैरह है वो सिक्रीट हो जाएंगे और डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें मोर वीडियोस के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।